वेलकम टू CIZ प्लस, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इंजीनियर्स। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाएं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अक्षय राज अग्रवाल और आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ लेक्चर नंबर 17 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ऑफ राजस्थान जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम। सो हम एक बार स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर। ये पेपर जो हम जो चेक कर रहे हैं हम, दिस इज़ पेपर कोड 10। सो 10 पेपर कोड मैं चेक कर रहा हूँ। अगर आपको ये पेपर कोड चाहिए, इसकी PDF फाइल आप CIZplus.com पर ले सकते हैं जाकर, या फिर आप इसके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको मिल जाएगी इसकी फाइल। सो हम देखेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस फ्रॉम 101 ऑनवर्ड्स। सो आप सब जानते हैं कि इस टोटल क्वेश्चंस हैं इस पेपर में 120 क्वेश्चंस हैं, एंड आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस आर GK एंड 80 क्वेश्चंस आर टेक्निकल। सो हम ये टेक्निकल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। सो इन एवरी वीडियो आई डिस्कस 20 क्वेश्चंस। सो इन दिस वीडियो आई डिस्कस फ्रॉम 101 ऑनवर्ड्स। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं। सो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 101। The failure plane is direct shear test. The failure plane in direct shear test is weakest plane, major principal plane, vertical plane या horizontal plane। हिंदी में देखते हैं, प्रत्यक्ष अपरूपण परीक्षण में विफलता समतल होती है सबसे कमजोर समतल, मुख्य समतल, खड़ी समतल या क्षैतिज समतल। तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट में जो फेलियर प्लेन होता है वो कौन सा होता है? क्या आंसर होगा इसका? सो क्वेश्चन नंबर 101 का जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट होता है वो कैसे होता है? डायरेक्ट शेयर टेस्ट कुछ इस तरह से होता है, एक बॉक्स होता है डायरेक्ट, ये यहाँ पर लगता है, तो फेलियर प्लेन होता है हमेशा इसके अलोंग, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 एक बार पढ़ता हूँ। कॉन्टैक्ट प्रेशर फॉर फ्लेक्सिबल फुटिंग of any type of soil is uniform, varies with maximum at center, varies with maximum at edges, no specific trend of variation। तो हिंदी में देखते हैं, किसी भी प्रकार की मिट्टी पर बनी लचीली नींव के लिए संपर्क दाब होता है समान वितरण यानी कि यूनिफॉर्म, केंद्र पर अधिकतम के साथ बदलता रहता है, किनारों पर अधिकतम के साथ बदलता रहता है, बदलाव की कोई विशिष्ट प्रवृत्ति नहीं है। तो इसलिए इसका क्या आंसर रहेगा? अगर हम देखिए, अगर हम फ्लेक्सिबल फुटिंग की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबल फुटिंग के लिए जो अपवर्ड प्रेशर होता है एक फुटिंग पर, मान लेते हैं फ्लेक्सिबल फुटिंग है तो इस पर जो अपवर्ड प्रेशर है वो हम हमेशा सेम लेते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का लेते हैं। तो इसमें हम वेरिएबल नहीं मानते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यूनिफॉर्म यानी कि समान वितरण। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो अगर आप वेरिएशन देखेंगे तो वेरिएशन हमें मिलती है रिजिड फुटिंग में, तो इसका ऑप्शन नंबर 1, इसका ऑप्शन नंबर 2 या 3 होगा फॉर रिजिड फुटिंग। बट और रिजिड फुटिंग में मैक्सिमम एट सेंटर या मैक्सिमम एट एजेस वो डिपेंड करता है कि कोहेसिव सॉइल है कि कोहिजनलेस सॉइल है। ठीक है, मतलब क्लेई सॉइल है या सैंडी सॉइल है, कोहेसिव या सैंडी। ठीक है, वो रिजिड फुटिंग के लिए है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सिबल फुटिंग, फॉर फ्लेक्सिबल फुटिंग इट रिमेन्स यूनिफॉर्म ऑन एनी टाइप ऑफ सॉइल। ऑलराइट, ये आपको समझ में लग गया। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का क्वेश्चन है, तो ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये क्या है? इन अ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट द वाटर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आर रिलेटेड एज gamma d max is linearly proportional to W, W मतलब water content, gamma d max is inversely proportional to W, gamma d max corresponds to a unique value of W, none of the above। So प्रॉक्टर मानक परीक्षण में जलांश और अधिकतम शुष्क घनत्व यानी कि गामा डी मैक्स में संबंध है
तो आप ये देखते हैं कि ये हमें गिवन है सारे, लीनियरली, इन्वर्सली, या एक यूनिक वैल्यू होती है या नन। तो देखिए ये एक सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, हम अगर हम इसका स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट करते हैं तो ग्राफ बन जाता है कुछ इस तरह से। तो जब मैं गामा डी वर्सेस डब्ल्यू का ग्राफ बनाता हूं तो वो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। तो आप देख पा रहे हैं कि फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट, ये वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो इतने ये है वाटर कंटेंट, इस वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंगली जो ये गामा डी होगा, दैट विल बी कॉल्ड गामा डी मैक्स। इसको मैं गामा डी मैक्स बोलता हूं, ठीक है। तो गामा डी मैक्स क्या है? मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ अ सॉइल करस्पॉन्डिंग टू दिस वाटर कंटेंट। और इस वाटर कंटेंट को हम कहते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और इसको गामा डी मैक्स जो होता है इसको हम कहते हैं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, MDD भी बोलते हैं इसको, या गामा डी मैक्स। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये एक यूनिक वैल्यू ऑफ W के लिए ही है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, लोकल शेयर फेलियर में अकर इन। तो शेयर फेलियर हमारे कई तरह के होते हैं, लोकल शेयर फेलियर होता है, जनरल शेयर फेलियर होता है, और पंचिंग शेयर फेलियर भी होता है। तो अगर हम लोकल शेयर फेलियर की बात करेंगे तो वो वेरी लूज सॉइल में होता है, या लूज सैंड एंड सॉफ्ट क्लेज, स्टिफ क्लेज ओनली, या डेंस सैंड एंड स्टिफ क्लेज। सो हिंदी में देखते हैं, स्थानीय अपरूपण विफलता होती है बहुत ढीली मिट्टी में, ढीली रेत और नरम क्ले में, केवल कड़ी मिट्टी में, या फिर घनी रेत और कड़ी क्ले में। तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विच मीन्स लूज सैंड एंड सॉफ्ट क्ले। सो लूज सैंड एंड सॉफ्ट क्ले, तो करेक्ट आंसर दे रहे हैं। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आज पहली बार इस चैनल पर कोई वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे और अगर आप बेल आइकॉन को भी दबा देंगे तो आपको जब भी हमारी नई वीडियो डलेगी एट वॉट एवर टाइम यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। तो वो ज़रूर करिए। और अगर आप एक जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या SDO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। एंड अगर आपने अभी तक CIZplus.com पर जाकर खुद का अकाउंट नहीं बनाया है तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि CIZplus.com पर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बहुत सारे हेल्पफुल कोर्सेज आपके लिए बनाए हैं। तो अगर आप RSM SSB जूनियर इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राजस्थान जूनियर इंजीनियर की, तो हमारा एक फ्लैगशिप कोर्स है जिसका नाम है होलसम डाइट पैक। तो आप होलसम डाइट पैक ज़रूर ले सकते हैं। वो होलसम डाइट पैक आपके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपको कराएगा, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट्स के हमने 5 से 8 लेक्चर्स दिए हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स बहुत क्रिस्पी मैनर में आपको दिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स देख लिए एक बार तो आई एम श्योर आपकी प्रिपरेशन काफ़ी हेल्पफुल होगी। और इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, और भी बहुत कुछ। तो इसलिए आप इस पैक को ज़रूर जाकर देखें। और यहाँ पर प्रीव्यू वीडियोज़ हैं, तो अगर आपको प्रीव्यू वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप इसको आगे लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत नॉमिनल प्राइस है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 105 पर। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। रैंकिन्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर assumes that the back of the wall is, so Rankins theory of earth pressure assume क्या करती है कि back of the wall is plane and rough, plane and smooth, vertical and rough, या vertical and smooth। तो क्या होगा? अगर हम देखते हैं रैंकिन के मृदा दाब सिद्धांत के अनुसार दीवार की सतह होती है समतल और खुरदरी, समतल और चिकनी, ऊर्ध्वाधर और खुरदरी, ऊर्ध्वाधर और चिकनी। तो क्या रहेगा? मतलब रैंकिन्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर आप सबने पढ़ी होगा। थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर की सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली थ्योरी है, बट इसकी एजम्पशन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी क्या एजम्पशन है। कि ये बोलता है कि जो वॉल है दैट इज़ फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या हुआ? कि स्मूथ वॉल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये रफ बोल रहे हैं, तो या तो ये होगा या ये होगा। दूसरी बात ये है कि जो रैंकिन्स थ्योरी थी, रैंकिन्स थ्योरी ने वर्टिकल वॉल के लिए अपनी थ्योरी दी थी। हमने इसको लेटर ऑन
हम इंक्लाइंड वॉल के लिए भी उसको हमने मॉडिफाई कर दिया। तो जो रैंकिन की ओरिजिनल थ्योरी थी, जो रैंकिन की ओरिजिनल एजम्पशन थी, वो वर्टिकल वॉल के लिए ही थी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्टिकल एंड स्मूथ। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि इसने फ्रिक्शनलेस माना था, स्मूथ माना था, एक तरह से वो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि जब हम फ्रिक्शनलेस यानी कि स्मूथ वॉल के लिए अर्थ प्रेशर निकालते हैं ना, तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा आता है। तो अगर मैं उसको रफ मान लूँगा, अगर मैं उसको रफ वॉल मानूंगा, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ना वो कुछ कम आएगा। तो कुछ कम आने की वजह से बेसिकली दिस इज नथिंग, मतलब अगर हम ज़्यादा मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो दैट इज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओनली, वो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 देना है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 106 है, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये डिलीट कर दिया गया था, बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, इसमें कुछ एरर पाई गई थी इस क्वेश्चन में, तो इसलिए इसका हम आंसर नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 106 को। नेक्स्ट हम देखते हैं 107। सो क्वेश्चन नंबर 107 क्या है? सो देखिए, इन अ लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ आरसीसी बीम द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू बी टेकन एज पर आईएस कोड रिकमेंडेशन इज 0.4 FCK, 0.42 FCK, 0.45 FCK या 0.48 FCK, where FCK is characteristic strength of concrete। तो हम क्या लेते हैं, ये IS कोड कौन सा है? IS 456-2000 की बात हो रही है। ऑफ कोर्स IS 456-2000 की ही बात होगी, क्योंकि लिमिट स्टेट डिज़ाइन का वही, RCC का लिमिट स्टेट डिज़ाइन का कोड यही है। तो क्या आंसर रहेगा इसका? हम जानते हैं कि अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँगा, डिज़ाइन स्ट्रेंथ की बात करूंगा कंक्रीट के लिए, तो वो होती है 0.446 FCK। सो 0.446 FCK से सबसे जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो है ये ऑप्शन नंबर 3, जो कि 0.45 FCK है। सो इसलिए आप 107 का ऑप्शन नंबर 3 कर सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज ऑफ टी बीम? सो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज ऑफ टी बीम कौन रिप्रेजेंट करता है इन सभी फॉर्मूला में से? तो क्या होगा इसका, क्या आंसर होगा? आप देख लीजिए यहाँ पर L नॉट क्या है? L नॉट है डिस्टेंस लेंथ ऑफ द बीम, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ठीक है। ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है। अगर मैं BW की बात करूंगा, BW क्या है? BW है विड्थ ऑफ वेब, BW इज विड्थ ऑफ वेब। और DF क्या है? ये DF क्या है? डेप्थ ऑफ, ओवरऑल डेप्थ ऑफ फ्लैंज। तो इसलिए इसका क्या आंसर रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स L नॉट बाय 6 प्लस BW, BW है विड्थ ऑफ वेब, प्लस 6 टाइम्स डेप्थ ऑफ फ्लैंज। तो मतलब अगर मैं टी बीम आपको बना के दिखाता हूँ इस तरीके से, ये होगी टी बीम, टी बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है? ये है डेप्थ ऑफ फ्लैंज, एंड दिस इज BW यानी कि विड्थ ऑफ वेब, ये रहेगा। हाँ, अगर एल बीम की बात करते, लेट से क्वेश्चन में ये टी बीम की जगह एल बीम दिया होता, अगर एल बीम देते तो ऑप्शन नंबर 1 होती। उसमें क्या होता है कि ये 6 की जगह 12 हो जाता है और ये 6 की जगह 3 हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बन जाती है उस केस में, L नॉट बाय 12 प्लस BW प्लस 3 DF, ठीक है। बट दैट इज फॉर एल बीम, इस तरह से ये एल बीम है। अगर हम टी बीम की बात करते हैं तो ऑप्शन रहेगी 4, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया? इन केस कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। तो 109 भी एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि डिलीट कर दिया गया था, बोर्ड ने इस क्वेश्चन को कुछ गलती पाई थी और इसको डिलीट कर दिया था, तो हम इसको नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110। ये देखते हैं, रीड आउट करता हूं मैं। इफ वेल्डेड फैब्रिक is used in RCC wall having diameter equal to 16 millimeter, the minimum ratio of vertical and horizontal reinforcements respectively to gross concrete area shall be। So हमें वेल्डेड फैब्रिक में, हमें वॉल्स की बात कर रहे हैं, आरसीसी वॉल की रीइंफोर्समेंट हो रही है फैब्रिक से और 16 mm का डायमीटर तक, ठीक है। सो मिनिमम रेशियो कितना होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्टिकल की अगर मैं बात करूंगा, मैं बता देता हूं, देखिए ये हम अगर हम IS 456 का क्लॉज देखेंगे तो वो है क्लॉज नंबर 32.5,
क्लॉज 32.5 आप रीड कर सकते हैं ऑफ IS 456-2000। उसमें ये गिवन है कि अगर आप वर्टिकल रीइंफोर्समेंट देखेंगे तो वो आपने मिनिमम वो आपने 0.0012 देनी है, और अगर आप हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट देखेंगे तो वो आपने 0.002 देना है। तो ये जो 0.0012 एंड 0.002 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बन गई, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में वेल्डेड फैब्रिक पूछा गया था, तो वेल्डेड फैब्रिक अगर अप टू 16 mm ये वैल्यूज हैं, अगर वेल्डेड फैब्रिक 16 mm से ज़्यादा का होता है तो ये वैल्यूज नहीं रहेंगी। दूसरा, हम आरसीसी वॉल की जब बात करते हैं तो अगर इंस्टेड ऑफ वेल्डेड फैब्रिक अगर नॉर्मल स्टील बार्स हम देखते हैं, नॉर्मल जो स्टील बार्स होती हैं अगर हम उनको चेकआउट करते हैं, तो इफ आई टॉक अबाउट FE 415 एंड हायर ग्रेड्स, so deformed bars of grade FE 415, FE 500 या FE 550, तब भी यही वैल्यूज होती हैं, बट अगेन अप टू 16 mm डायमीटर, तो डायमीटर 16 mm या उससे नीचे की बात करी जा रही है सिर्फ। सो क्वेश्चन में वेल्डेड फैब्रिक पूछा गया था, और हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में वेल्डेड फैब्रिक ना पूछकर वो एक नॉर्मल स्टील बार की बात कर लें। तो अगर वो स्टील बार की बात करेंगे तो उस केस में भी इफ द स्टील बार इज लेस देन और इक्वल टू 16 mm बट द ग्रेड्स 415 और FE 500 होने चाहिए, तब भी आंसर सेम ही रहेगा, यानी कि 0.0012 और 0.002 ही रहेगा इसका आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 को देखते हैं एक बार। तो ये देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट अबाउट द shear reinforcement placing in a flexural member। सो फ्लेक्सुरल मेंबर की shear reinforcement के लिए क्या चीज़ करेक्ट नहीं है, तो इसकी हम स्पेसिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कितनी होती है, 0.75D फॉर वर्टिकल स्टिरप्स, ये तो बिल्कुल सही है। D फॉर इंक्लाइंड स्टिरप्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वर्टिकल स्टिरप्स के लिए 0.75D होता है और इंक्लाइंड स्टिरप्स के लिए D होता है। और मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है, 300 mm, मैक्सिमम स्पेसिंग 450 mm। इन दोनों में से क्या गलत होगा, इसका करेक्ट आंसर है 300 mm। सो देयरफॉर ऑप्शन 4 इज करेक्ट, क्योंकि स्पेसिंग जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है ना, दैट इज 300 मिलीमीटर। ये भी आप IS 456-2000 में देख सकते हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग इज 300 मिलीमीटर। सो ये 450 कुछ नहीं होता, तो इसलिए इसका आप आंसर जो होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये एक इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। मिनिमम डायमीटर ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट इन अ RCC कॉलम एज पर IS कोडल प्रोविजंस शैल बी 16 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर या 8 मिलीमीटर। सो देखिए, आप इस बात को समझें कि RCC और स्टील ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके कोडल क्लॉजेस के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा से। मतलब आपके क्या कोडल क्लॉजेस के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको ये याद रहने चाहिए, और यही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिपीट होते रहेंगे बार बार। तो आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीटेड मोड पर देखना पड़ेगा। इमीडिएटली बिफोर द एग्जाम भी आप इन सभी लेक्चर्स को जरूर देख लेना। सो मिनिमम डायमीटर ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट इन RCC कॉलम कितना होता है, कितना होता है, मैं देख रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स 8 mm कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। RCC कॉलम में मिनिमम आपको 12 mm का यूज़ करना पड़ता है। सो फॉर RCC कॉलम द डायमीटर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 मिलीमीटर। ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 मिलीमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 113 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट इन RCC स्लैब फॉर डिफॉर्म्ड बार्स। तो इसका मतलब मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट आपसे पूछा है RCC स्लैब में, बट डिफॉर्म्ड बार्स के लिए, माइल्ड स्टील के लिए नहीं पूछा। माइल्ड स्टील के लिए आंसर कुछ और होता है, डिफॉर्म्ड बार्स के लिए कुछ आंसर और होता है। 113 का आंसर रहेगा 0.12%। दिस इज करेक्ट, 0.12%। तो 0.12% ऑफ द एरिया। जबकि अगर मैं माइल्ड स्टील की बात करूँगा, माइल्ड स्टील की जब मैं बात करता हूँ तो वो 0.15% होता है फॉर माइल्ड स्टील। बट अगर मैं यहाँ पर डिफॉर्म्ड बार्स गिवन है, डिफॉर्म्ड बार्स मतलब FE 415 या FE 500 की बात कर रहे हैं, तो माइल्ड स्टील की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब 0.12% विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114।
सो एक बार 114 क्वेश्चन देखिए। फॉर अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग रेशियो ऑफ इट्स लॉन्ग साइड टू शॉर्ट साइड इज 1.5। ठीक है, तो आपके पास एक फुटिंग है, मैं इस तरीके से फुटिंग बना देता हूँ। ये है लेट से L और ये है B। सो L बाय B हमें गिवन है, ये दिस इज 1.5। Now, the ratio of reinforcement to be provided in the central bandwidth to total reinforcement in shorter direction shall be। तो central bandwidth होती है ये, which is equal to B, ये B के बराबर ही रहेगा। तो हमने जो शॉर्टर स्पैन में ये सरिया डालना है, ये जो स्टील डालना है, क्वेश्चन में पूछा है कि सेंट्रल बैंडविड्थ का जो रेशो होगा वो रेशो किसके बराबर होता है? द रेशो इज इक्वल टू, ये भी कोडल क्लॉज है, ये होता है 2 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1, वेयर बीटा इज लॉन्ग साइड बाय शॉर्ट साइड ऑफ फुटिंग। तो अब आपको लॉन्ग साइड बाय शॉर्ट साइड ऑफ फुटिंग तो गिवन है ना, ये 1.5 है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 2 डिवाइडेड बाय 2.5 हो गया। ठीक है, ये बीटा है 1.5, सो 2 बाय 1.5 प्लस 1 यानी कि 2 बाय 2.5। सो व्हाट डज दिस इम्प्लाई? ये बन जाता है 0.8। सो इससे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये फॉर्मूला याद रखिएगा ज़रूर, सेंट्रल बैंडविड्थ में 2 अपॉन बीटा प्लस 1 होता है रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर 0.8 कर देना आप। आई होप कि आपको समझ में लग रहा है। आप अब अभी आप ये देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल कोडल क्लॉज का क्वेश्चन था। कोडल क्लॉज है, आपको ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू लर्न सच टाइप ऑफ फार्मूलाज। तो अब आपको ये फार्मूलाज मैं क्रिस्प मैनर में दे रहा हूँ अगर आप मेरा कोर्स ले लेंगे, जो कि होलसम डाइट पैक है RSMSSB का, जो कि आपको CIZPLUS.com पर मिलेगा, sizplus.com पर। तो वहाँ पर मैंने क्या किया है कि सभी सब्जेक्ट्स के, हमारी फैकल्टी ने सभी सब्जेक्ट्स के कुछ लेक्चर्स बना दिए। वो लेक्चर्स आपको 50 मिनट्स के होंगे, ऑन एन एवरेज 40 to 50 मिनट्स। तो आपको बहुत जल्दी से सब फॉर्मूला एट अ ग्लांस मिल जाएगा, तो आपने बस उसको देख लेना है, तो ये सब कुछ आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। सो क्वेश्चन नंबर 115 रीड आउट करता हूं मैं। इन अ स्टेयरकेस डिजाइन विद ओपन वेल where spans partly crossing at right angles occur and flights are embedded into walls for sufficient length, by what unit its effective breadth is to be increased for design purpose as per IS code। तो ये भी IS कोड का ही क्वेश्चन है, सीधा कोडल क्लॉज का क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज कि बाय व्हाट यूनिट इफेक्टिव ब्रेड्थ इज टू बी इंक्रीज्ड, 150 मिलीमीटर, 110 मिलीमीटर, 75 मिलीमीटर और 50 मिलीमीटर। सो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका करेक्ट आंसर है 75 मिलीमीटर, यानी कि 115 का होगा ऑप्शन नंबर 3। दिस यू हैव टू लर्न, दैट्स इट। सो इसके साथ ही हमारे आरसीसी के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब बात हम करेंगे 116 से 120 क्वेश्चन नंबर की, जो कि 5 क्वेश्चंस रहते हैं ऑटोकैड के। तो ये फिक्स्ड है, ये ऑटोकैड के क्वेश्चंस रहेंगे। अब मैं ये 5 क्वेश्चंस करूंगा, इवन इफ आपने ऑटोकैड नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं आपको ये 5 क्वेश्चंस करा दूंगा, बहुत ईजी है। तो सुनते रहना ज़रा ध्यान से, आप सीख जाओगे। हिंदी में इंग्लिश में देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 116 को। व्हेन ड्राइंग इन 2 डायमेंशन व्हाट एक्सिस डू यू नॉट वर्क विद? जब आप 2D ऑटोकैड यूज़ कर रहे हैं तो आप कौन सा प्लेन यूज़ करते हैं? आपका जो प्लेन होता है वो कुछ ऐसे रहता है ना, ये एक्सिस होती है, तो ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। सो आप XY प्लेन पर ही सारा काम करते हैं, आप Z एक्सिस को नहीं यूज़ करते हैं। तो इससे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, दैट मीन्स Z एक्सिस। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जब आप 2D प्लेन में बात कर रहे हैं, ऑटोकैड 2D ड्राइंग कर रहे हैं, देन यू ड्रॉ इन XY प्लेन। ठीक है, ओके। तो हिंदी में देख लेते हैं, जब ड्राइंग 2D में होती है तो आप किस एक्सिस में काम नहीं कर सकते, यानी कि आप Z एक्सिस में काम नहीं कर सकते, सिंपल। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम, ये क्वेश्चन नंबर 117 बना रहा हूँ। व्हाट इज द मिनिमम अलाउएबल नंबर ऑफ लेयर्स इन अ ड्राइंग? सो मिनिमम अलाउएबल नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है एक ड्राइंग में? तो जब आप ड्राइंग कर रहे हैं
तो आप बहुत सारी लेयर्स यूज़ करते हैं, लेयर्स यूज़ कर सकते हैं ऑटोकैड में, बट मिनिमम कितनी करनी है? मिनिमम आप ऐसा तो नहीं है ना कि ज़ीरो कर लेंगे, एक लेयर तो हमेशा ही होती है, बाय डिफ़ॉल्ट एक लेयर तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। आप हो सकता है कि सेकेंड लेयर ना बनाएं, बट वन लेयर इज़ ऑलवेज देयर। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट मीन्स 1। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। आप सोचो, अगर आपने ऑटोकैड के लिए कुछ खास तैयारी नहीं भी करी है, फिर भी अगर आपने थोड़ा सा भी इसको लॉजिकली सोचा, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। किसी ड्राइंग में कम से कम कितनी लेयर्स होनी चाहिए? इसका आंसर है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। एक लेयर तो रहेगी ना मिनिमम, जीरो तो नहीं हो सकता, तो इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। यू नीड नॉट स्टडी ऑटोकैड, बहुत आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस एक बार देख लो ऑटोकैड के। तो ऑटोकैड के भी हम लेक्चर्स डाल रहे हैं होलसम डाइट पैक में, जो कि CIZ+ पे है, तो वो भी आपको हेल्प कर जाएगा। बस अगर आपने एक बार सुन ली है ना वो लेक्चर्स, तो आपको मज़ा आएगा, मतलब आपके सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। हाउ मैनी स्नैप पॉइंट्स डज एन ऑब्जेक्ट हैव? तो एक ऑब्जेक्ट के कितने स्नैप पॉइंट्स होते हैं? एक ऑब्जेक्ट में कितने स्नैप पॉइंट होते हैं? 1, 4, 5 या डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्ट? तो इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा? स्नैप पॉइंट्स एक ऑब्जेक्ट में कितने होते हैं? डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात। तो इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता है। ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट पर ही निर्भर करेगा ना, मतलब जितने भी स्नैप पॉइंट्स होंगे वो ये तो नहीं है कि आप, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो रेक्टेंगल का एक ये भी स्नैप पॉइंट है, ये स्नैप पॉइंट है, ये है, इसका मिड पॉइंट भी होगा अगर आपने मिड पॉइंट करना है, या इसका ये सेंटर भी हो सकता है। अगर आप सर्कल कर रहे हैं तो सर्कल का एक सेंटर होगा स्नैप पॉइंट, अगर आप एक लाइन कर रहे हैं तो लाइन का ये होगा और मिड पॉइंट होगा। सो स्नैप पॉइंट्स, द नंबर ऑफ स्नैप पॉइंट्स दैट डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर रोटेटेड अराउंड बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट, सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट या ओरिजिन। सो ऑब्जेक्ट किसके अराउंड घूमता है, घूमता होता है, यानी कि रोटेट करता है? ऑब्जेक्ट के नीचे से, बेस पॉइंट से, ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट से या ओरिजिन से? इसका करेक्ट आंसर है अबाउट द बेस पॉइंट, बेस पॉइंट से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सो ऑब्जेक्ट्स जो रोटेट करते हैं ना, वो हमेशा बेस पॉइंट से करते हैं, बेस जो है ऑब्जेक्ट का वहां से। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, या फिर अगर आपने प्रैक्टिकली कभी ऑटोकैड पे काम किया तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आप जानते होंगे। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस पेपर का। द ओरिजिन ऑफ अ ड्राइंग इज एट। सो एक ड्राइंग का ओरिजिन कहाँ पर होता है? 0, 0, 1, 0, 0, 1 या 1, 1? सो किसी ड्राइंग का ओरिजिन कहाँ होता है? तो क्या आंसर रहेगा? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, यानी कि 0, 0। ठीक है, तो इस फ्रेंड जिसके साथ ही मैं राजस्थान का एक और पेपर आज कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें मैं RSM SSB जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन हम बहुत वॉर फुटिंग पर कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होते ही ये विदिन 2 मंथ्स एग्ज़ाम हो जाएगा। सो यू नेवर नो कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। और ये एक बात याद रखिएगा, अगर स्टूडेंट्स ऑफिशियल डेट की वेट करते रहेंगे, तो जिस दिन डेट ऑफिशियली अनाउंस होगी उस दिन से डेट ऑफ एग्ज़ाम में सिर्फ 1 मंथ का गैप होगा, तो आप 1 महीने के अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ पैर फूल जाएंगे। तो इसलिए प्रिपरेशन अभी से शुरू कर लो। और सबसे सिंपल और सबसे पहला स्टेप मैं आपको गाइड कर रहा हूं, वो पहला स्टेप क्या होगा कि आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। अब आप सोचोगे सर थ्योरी तो आती नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करेंगे? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का ऑब्जेक्टिव है कि आपको पता लग जाए पेपर किस तरह का आता है, कितने लेवल का पेपर आता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको पता लग जाए। इसीलिए ये लेक्चर नंबर 17 था राजस्थान का। सो लेक्चर नंबर 17, आप ये टोटल 17 लेक्चर्स आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे हमारे इस चैनल पे। पहली बात तो क्या आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया? सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। तो ये एक तो 17 के 17 आप लेक्चर्स दोबारा देख लो, ठीक है। उसके बाद आप CIZPLUS.com पर जाओ और वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कोर्स पढ़ा हुआ है, वो आप ले लो। वहाँ पर मैं लाइव टीचिंग भी करता हूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी पढ़ाता हूँ, वो सब भी देख सकते हो आप। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक हम JEE SDO SSC के लिए, JEE SDO SSC के लिए एक स्पेशल कोर्स चला रहे हैं, जिसमें मैं सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा हूँ।
तो अभी पैकेज बहुत नॉमिनल कॉस्टिंग का है, जिसमें आपको SOM भी कराऊंगा, RCC भी कराऊंगा, स्टील भी कराऊंगा और स्ट्रक्चर एनालिसिस भी कराऊंगा। तो आप ये पैक ले लो। इस पैक में मैं आपको इन डेप्थ पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ इन चारों सब्जेक्ट्स को। मैं खुद पढ़ाऊंगा इन चारों सब्जेक्ट्स को बिल्कुल डिटेल में। तो आप CIZplus.com पर जाकर इसके कुछ फ्री लेक्चर्स हैं SOM के, वो देख लो। SOM लाइव के 5 लेक्चर फ्री पड़े हैं, वो देख लो। अगर वो अच्छे लग रहे हैं तो इस पैकेज को लो, क्यों नहीं ले रहे? एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। सो हम आगे चलेंगे और मैं इसमें और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आपको बिल्कुल मैं SSC के भी क्वेश्चंस कराता रहूँगा। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप CIZplus.com पर जाकर प्रीवियस ईयर पेपर्स का कोर्स पड़ा हुआ है, वहाँ पर वो फ्री कोर्स है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। और इसकी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करें, मैं डाल दूंगा वहाँ पर। एंड मोर ओवर आप CIZplus.com पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपका अगर इस तरीके से साथ रहा तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैं करता रहूँगा। अभी तो राजस्थान के ही किए हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे किसी एक और स्टेट से और आगे चलते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज़ आपको मिलती जाएं।